हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम करने वाले हैं अ मदर एट 66 के MCQs एंड ऑल द अदर स्टफ. सो लेट्स डू. First question we have: who is the poet of this poem? So the poet of this poem is Kamla Das. The poet of this poem is Kamla Das. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव: वाई वॉज द पोएट गोइंग टू कोचिन? कोचिन क्यों जा रही थी वो? टू टेक अ flight. What is the kind of pain and ache that the poet feels? That is of losing her mother, not because of the heart attack, not because of headache or screaming or children screaming at her. Next we have: in which languages has Kamla Das written stories and novels? तो उन्होंने किन किन लैंग्वेजेस में स्टोरीज एंड नॉवेल्स लिखी है? इन इंग्लिश एंड मलयालम. नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोम. मेटाफर, सिमिले, इलिट्रेशन और ऑल ऑफ दीज. कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस पोम में यूज्ड हुए हैं? सिमिले तो हमें याद है हुए हैं. मेटाफर एंड इलिट्रेशन. नेक्स्ट वी हैव नेम द पोएटिक डिवाइसेस. या इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, बिकॉज सारे ही पोएटिक डिवाइसेस उसमें थे. वाई डिड द पोएट हाइड हर फेयर फ्रॉम हर मदर? क्यों पोएट ने वाई डिड द पोएट हाइड हर फेयर फ्रॉम द मदर? जो पोएट का डर था वो उसने अपनी मदर से क्यों छुपा कर रखा? शी वॉज अफ्रेड दैट द मदर वुड बी एबल टू बेयर द पेन. शी मदर वुडंट बी एबल टू बेयर द पेन, और शी feared being scolded by the mother. She was not so close to her mother to share her deep emotions, or all of these. इसका आंसर: she was afraid that the mother would not be able to bear the pain. Which poetic device is used in trees sprinting? ट्रीज स्प्रिंटिंग, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार लगा है. मतलब जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एक जान देकर उसे एक पर्सन की तरह मानकर जब कुछ भी करते हैं, वहाँ हमारा पोएटिक डिवाइस आता है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार. वॉट इज़ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द पोम? डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है पोम का? उसके मेटाफर्स, सिमिले यूज्ड हुआ है, एलिट्रेशन यूज्ड हुआ है, या फिर नरेटिव स्टाइल यूजिंग अ सिंगल सेंटेंस इन अ सेट ऑफ 14 लाइन्स. देखो, इससे इस चीज़ को हम कहते हैं एन्जेम्बमेंट. जब जो पोएट हैं वो कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ नहीं करते हैं, एंड जस्ट पूरी एक लाइन के अंदर सम अप कर देते हैं. डैट इज़ योर एन्जम्मेंट. एन्जम्मेंट भी एक पोएटिक डिवाइस है. तो यहाँ पर एक डिस्टिंक्टिव फीचर ये है इस पोम का कि उन्होंने पूरे एक नरेटिव स्टाइल को एक सिंगल सेंटेंस में, एक 14 लाइन्स के सेट में कहा है. नेक्स्ट, वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट द इमेज ऑफ ट्रीज एंड चिल्ड्रन? पोएट ने क्यों एक ट्रीज एंड चिल्ड्रन की इमेज को लाया है? बिकॉज शी लव्ड नेचर, हर मदर वॉज बोरिंग, शी वॉन्टेड टू एस्केप द स्ट्रेस, और टू ड्रॉ अ कंट्रास्ट, एक कंट्रास्ट बनाने के लिए ऑब्वियसली. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम? ओल्ड एज, डिसकलरेशन ऑफ स्किन, केयरलेसनेस ऑफ डॉटर और लैक ऑफ स्ट्रेंथ. ओल्ड एज के बारे में उन्होंने बताया है. What did the poet realize with pain? Her mother's appearance like a corpse. Corpse का मतलब होता है एक डेड बॉडी की तरह. उनकी मदर की एक्सपीरियंस एक डेड बॉडी की तरह हो रही थी. Her mother does not love her. She didn't receive care from her parents. She has duties towards her husband. So here this would be the answer. What is the familiar ache? Her childhood fear of losing her mother, her mother's weak health, her duties, या फिर her helplessness. तो फेमिलियर एक मतलब पहले पुराने जब वो बचपन में थी तब उन्हें अपनी मम्मी को खोने का डर रहता था. तो फेमिलियर एक वही है पुराना दुख दर्द क्या था. The word amma means mother. Winter's moon is a reference to the mother's old age.
What does ashen face signify? Burnt face is covered with ash, pale and lifeless face of poet's mother. Pale and lifeless face of mother. What does the poet notice outside the car? Sprinting trees and running children, obviously. ये तो उसे दिख रहे थे. Next, what do the parting words see you soon? What do the parting words see you soon, Amma signify? Her carelessness, her optimistic farewell full of cheerfulness, she bids goodbye like this, or she is in a hurry. See you soon, Amma. तो इसका आंसर क्या होगा? हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ cheerlessness. What does the poet's smile signify in the poem? Her assurance to mother and helplessness inside. She has a responsibility, she is happy, she is a loving daughter. So her assurance to mother and helplessness inside. At the security check, why was the mother standing at a distance? Only poet was traveling. Mother had a separate queue of senior citizens. The poet did not want to take her mother along. Mother was unwell and was not allowed to board the flight. Because only poet was traveling. पोएट ही तो दूर जा रही थी अपनी मदर से अब्रॉड. पोएट ही अब्रॉड जा रही थी अपनी मदर को छोड़कर. What worried the poet when she looked at her mother? Her face, her broken arm, her loving words, her declining age. By the way, इस लाइन में हमारा broken arm लिखा हुआ था. broken arm लिखा हुआ था, but करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? उसकी डिक्लाइनिंग एज. बिकॉज वो सबसे पूरी पोम में हमें क्या दिख रहा था? पूरी पोम में हमें यही दिख रहा था कि उसकी एज, उसकी मम्मी की एज जो है वो डिक्लाइन करती जा रही है, घटती जा रही है. इस वजह से पोएट वरीड थी. नेक्स्ट, व्हाट कैन बी सेड आफ्टर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ द होम्स? They were only 2 children. They were in huge number. Why has the poet used the imagery of merry children spilling out of their home? To show energy and liveliness. Which rhyming scheme is used in the poem? Free verse है ये poem. Quote an example of a simile used in the poem. लाइक एंड एज जहाँ पे भी यूज़ होते हैं वहाँ हमारी सिमिली होती है. ठीक है. नेक्स्ट, क्वाइट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटाफर यूज्ड इन द पोम. मेटाफर देखो यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? यहाँ पर यूज़ हो रहा है सिमिली. यहाँ ड्राइविंग माई पेरेंट्स होम, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम. यहाँ तो नहीं है कुछ भी. हर फेस एशन एज अ लेट विंटर्स मून. तो ये हमारा मेटाफर होगा. क्वाइट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन यूज्ड इन द पोम. एलिट्रेशन हमें बतानी है यहाँ पर. आई हैव डन अ मिस्टेक हेयर. देखो यहाँ पर एज अ लेट विंटर्स मून लिखा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी सिमिली है. ठीक है. एंड ये तो एक सिंपल सा सेंटेंस है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम. नेक्स्ट जो ये हर फेस एशन लिखा हुआ है, दैट इज द मेटाफर. एंड क्योट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. एलिट्रेशन तो हमें यहाँ कहीं भी नहीं दिख रही है. Quite an example of personification. Sprinting trees, home to Cochin, airport security check. Sprinting trees. Why does the poet feel scared? Because of her duties and commitments. Because of her mother's deteriorating health. What is happening in the poem? The poet is leaving her parents' home and going abroad for higher studies. एक्चुअली वो अपने हस्बैंड के पास जा रही है, ये लग रहा है हमें.
ऑल्दो ये हमारे कहीं पे भी पोम में नहीं लिखा हुआ है, बट वी आर अज्यूमिंग, क्योंकि जब हम पोम को रीड कर रहे हैं देन वो उसकी कंपल्शन बन जाती है, अब्रॉड में जाना, अपनी माँ से दूर रहना. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोम टूवर्ड्स द एंड. एंड में क्या टोन है पोम की. सेड, होपलेस, cheerful, रेजिग्नेशन विद एक्सेप्टेंस. होपलेस, होपलेस होती है. Hopeless won't be a better word, but what is the tone of the poem towards the end? Resignation with the acceptance. What is the narrative single sentence style of the poem highlight? Poet's feelings, poet's insecurities, poet's confused state, या फिर poet's intervening thoughts. मतलब थॉट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं वो जीत ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा पहला है, वो सारा एक सेंटेंस में आ गया है. पोएट की वो यही स्टेट हमें दिख रही है, पोएट्स इंटरविनिंग थॉट्स. हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द पोम. कितने कैरेक्टर्स है. पोएट है एंड उनकी मदर है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट क्वेश्चन अराइजेज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन इन द पोम. So, what question arises from the complexity of the situation in the poem? What to do in old age when one cannot take care of oneself and the kids leave? How to take care of one's skin and not look pale? ये तो exactly बिल्कुल भी नहीं है. How to drive along with an aging mother? No. How to strike a balance between duties and responsibilities? ये दो थोड़े से सही से लग रहे हैं, तो देखते हैं कौन सा होगा. वॉट टू डू इन ओल्ड एज वेन वन कैन नॉट टेक केयर ऑफ वन सेल्फ एंड किड्स लीव. हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. And here we are actually studying about this, how to strike a balance between duties and responsibilities. How is the imagery of young trees and married children a contrast to the mother? यंग ट्रीज़ कैसे दिखाई दे रहे हैं. उनकी मदर ओल्ड है एंड वो वहाँ पर यंग ट्रीज़ है. मैरिड चिल्ड्रन, उनकी मदर उदास बैठी हुई है, बिल्कुल पेल फेस उनका हो रहा है, एंड बच्चे जो है वो बिल्कुल खुश है. सो ऑप्शंस देखते हैं. मदर इज स्टिल बाय द ट्रीज आर स्प्रिंटिंग एंड चिल्ड्रन आर स्पेलिंग. मदर इज बर्नट लाइक एश वाइल द ट्रीज आर ग्रीन एंड चिल्ड्रन आर हैप्पी. दे आर अपोजिट्स like spring and autumn. Mother's health show hopelessness while the trees and merry children indicate youthfulness and hope. This would be a great answer. So D should be the आंसर. इनफैक्ट जो ये लाइन लिखी हुई है ना, ये आप अपने आंसर्स के अंदर डालोगे, सो दैट विल क्रिएट अ बेटर इम्पैक्ट ऑन द इन्विजिलेटर and on the exam checker, not on the invigilator, on the exam checker. तो ये पॉइंट तुम्हें ज़रूर याद रखना है. मदर्स हेल्थ शोज होपलेसनेस while the trees and merry children indicate youthfulness and hope. Next we have, which of the following is not an instance of use of a figure of speech. इसमें से कौन सा figure of speech जिसमें यूज़ नहीं हो रही है. I saw my mother beside me, her face ashen, the airport security check, smile and smile and smile. तो यहाँ पर बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ नहीं हुई है. द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक. वॉट वॉज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेस वाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर. सेटरिकल, फनी, सैड, स्माइलिंग. सो एट द एंड ऑफ द पोम हमें यही दिख रहा था कि वो पूरे टाइम स्माइल ही करती रही थी, तो कि उसके मदर को जो है वो बुरा फील ना हो. ठीक है, तो ये स्माइलिंग हो जाएगा. एंड ये सेट्रिकल जो है इसका मतलब होता है व्यंग्यात्मक, लाइक डाउटफुल काइंड ऑफ. नेक्स्ट, हुज हाउस द पोएट वॉज लिविंग. हर पेरेंट्स हाउस. वॉट वॉज द पोएट्स चाइल्डहुड फेयर. लूजिंग हर मदर. What were the words she used while parting from her mother? See you soon, Amma. What punks
did she feel when she looked at her mother? Pangs of headache, pangs of stomachache, pangs of knee pain, pangs of heartache. That's pangs of heartache. The childhood fear was the fear of separation from mother. She was going to Cochin. Next, the poet was driving towards the airport. The person in the car beside the poetess was. पोएटिस के बराबर में कार में कौन बैठा था? उनकी मदर बैठी थी. द मदर ऑफ द पोएटिस वॉज स्माइलिंग, लाफिंग, क्राइंग, डोजिंग ऑफ. द पोएटिस सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक अ corpse. Kamala Das realized that her mother was very old. She soon put that out of her mind and she looked out of the window. The narrator also saw children running out of their homes. Children spilling out is metaphor. Simile नहीं है. Simile कब होता है? Simile तब होगा जब वहाँ पर as या फिर like लगा हुआ हो. personification non materialistic. थिंग्स के अंदर जब जान ले आए तब होता है. एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट भी नहीं होगा. दैट इज मेटाफर. Discuss the character sketch of the poet Kamala Das. Kamala Das has described her feeling of love and attachment towards her aging mother. Kamala Das ने अपनी feeling of attraction and attachment अपनी aging mother के towards बताई है. Once the poet went to visit her mother, she was on her way back to the airport to return to Cochin. She looked at her mother who was seated beside her. वो अपनी मदर की तरफ देखती है जो कि उनके बराबर में कार में बैठी हुई थी. As she had dozed off to sleep and her aging face was smoky in color like ash. Ashen face वहाँ पर आपने कुछ देखा था पोम के अंदर. उनका फेस ऐसे मुरझाया हुआ सा था, एक पेल फेस था एंड बिल्कुल डॉज्ड ऑफ थी. मतलब अपनी दुनिया से कहीं और ही सोच रही है, सो रही थी वो. ठीक है. उनका एजिंग फेस इतना स्मोकी कलर का दिख रहा था लाइक ऐश एंड उनका माउथ ओपन था एंड शी रिजेंबल्ड अ डेड बॉडी. उन्होंने उसे एक अपनी मदर को एक कॉर्प्स की तरह बताया था. कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? एक डेड बॉडी. वो बिल्कुल इसी तरह से बैठी थी, बस वो लाइक ब्रीद कर रही हैं एंड बाकी वो अपनी ही कुछ ख्यालों में है. उनका फेस बहुत स्मोकी टाइप का हो गया था. And the poet realized that her mother was old. She felt pain and sympathy for her. In order to come out of the gloom, the poet shifted her glance and looked out of the car's window. अब वो दुख दर्द में नहीं जाना चाहती थी. उन्होंने पोएट ने अपने थॉट्स को शिफ्ट किया एंड वो कार के विंडो की तरफ देखने लगी. लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. ठीक है. देयर शी सॉ young trees pass by. Little children were running out of their houses. उन्होंने रास्ते में क्या देखा कि जो यंग ट्रीज़ है वो जा रहे थे एंड जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर निकल कर प्ले ग्राउंड्स में खेल रहे हैं. एंड दिस सिम्बलाइज्ड एनर्जी, लाइफ एंड हैप्पीनेस कॉन्ट्रेरी टू द एजिंग फेस ऑफ हर मदर. वो कैसे कॉन्ट्रास्ट कर रही है कि जो यंग ट्रीज़ क्यों बोले? वो उनकी मदर के एजिंग फेस को देखकर कॉन्ट्रास्ट करते हुए बोल रहे हैं कि बताओ कितने जवान पेड़ है, बच्चे कितने ज़्यादा खुश है एंड उनकी मदर लाइक वो बिल्कुल डॉज ऑफ है. उनका पेल फेस हो रहा है, एशन फेस हो रहा है उनका. एंड उसके कॉन्ट्रास्ट में बच्चे कितने ज़्यादा खुश है. लाइफ, हैप्पीनेस एंड एनर्जी को वो सिंबलाइज कर रहे हैं. ठीक है. Next we have, it reminded her of her childhood when her mother had been young, whereas now she is
encircled with the fear of losing her and that has made her insecure. Now उसे पोएट को ये डर याद आ रहा है कि बचपन में हर एक बच्चे को ये डर होता है ना कि उनकी मदर उनसे दूर ना चली जाए। ऐसे ही पोएट को भी ये डर था कि जब उनकी मदर यंग थी, जवान थी उनकी मदर, तब उन्हें ये डर था कि वो उन्हें लूज़ ना कर दें। नाउ उन्हें वही वो डर याद आ रहा है कि किस तरह से उन्हें उस अपनी मदर को खोने का डर था एंड वो चीज़ उन्हें इनसिक्योर फील करती थी। नाउ द पोएट इज़ फीलिंग द पेन ऑफ सेपरेशन। नाउ जो पोएट है वो महसूस कर पा रही है कि कैसे एक मदर से दूर होने का जो सेपरेशन का जो दुख होता है, अलग होने का जो दुख है, वो फील कर पा रही थी। लीविंग हर मदर एंड गोइंग एज शी फेयर ऑफ लूजिंग हर मदर फॉर फोर एवर एज शी कुड डाई ऑफ ओल्ड एज। नाउ एक तो उन्हें कि शायद इस बात का भी डर लग रहा होगा कि वो अब्रॉड जा रही है, कि जब वो अब्रॉड से वापस आए तो क्या वो उन्हें देख भी पाएगी, क्या वो अब्रॉड में रह रही होगी एंड उनकी मदर की तभी डेथ हो जाए, वो उन्हें देख भी ना पाए दोबारा, कि वो आखिरी टाइम अपनी मदर को इस कार में देख रही है। इस टाइप से उन्हें थोड़ा डर सता रहा था। बट शी कीप्स अ ब्रेव फ्रंट, शी हाइड्स हर टीयर्स एंड स्माइल्स। लेकिन वो अपने आप को बहादुर दिखाती है बाहर से, ऑल्दो वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी थी, बट वो बाहर अपनी मदर को बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होकर दिखाती है। वो पूरे टाइम अपनी मदर को देखकर स्माइल करती है, क्योंकि उन्हें दुखी में देखकर, मतलब अगर पोएट खुद दुखी होगी तो उनकी मदर भी दुखी ना हो जाए। वैसे ही क्योंकि उनकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार वगैरह, लाइक उनका पेल फेस है, बहुत ओल्ड एज में है वो, तो उन्हें और दुखी फील ना हो अपनी मदर को देखकर, अपने बच्चे को अब्रॉड जाते हुए देखकर, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पोएट्स की मदर का कैरेक्टर स्केच देख रहे हैं। सो इन द पोम माई मदर एट 66 द रीडर सीज द मदर थ्रू द आईज ऑफ द पोएट। It is obvious that the mother has been a caring and loving parent to evoke such strong feelings of affection in the daughter. देखो, अब जो भी मदर के अंदर क्वालिटीज़ होती है वो अपने बच्चे में भी वही डालती है। अब ये ऑब्वियसली जो उनके मदर होगी वो बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड लविंग पेरेंट होगी, जिस वजह से उनके मदर की उनकी जो डॉटर है, उनकी डॉटर के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है लव एंड अफेक्शन की, क्योंकि उनकी मदर भी ऑब्वियसली ऐसे ही केयरिंग एंड लविंग पेरेंट होगी। The poet describes her now as being ashen faced like a corpse. जैसे कि एक डेड बॉडी का बिल्कुल मुंह सूख जाता है ना, एक ऐश टाइप ऑफ फेस, उनका पेल फेस हो जाता है, इस तरह से पोएट उनकी मदर को डिस्क्राइब करती है। और डल लाइक द कोल्ड विंटर्स मून टू इम्प्लाई दैट हर मदर इज़ एट द टेल एंड ऑफ हर लाइफ। एंड वो कैसे अपनी मदर को किस तरह से डिस्क्राइब करती है, लाइक शी हैज़ एशन फेस लाइक अ कॉर्प्स और डल like the cold winter's moon. Next, she contrasts her with the young trees and the energetic children she sees from the car window. वो उन्हें contrast करती है, उनके जो young trees है and energetic children she sees from the car window. It is apparent to the poet that her mother is now pale and weak. एंड उनके पोएट को भी पता है कि उनकी जो मदर है वो अब पेल हो गई है एंड वो वीक हो गई है एंड स्टैंडिंग एट द ब्रिंक ऑफ डेथ। अब वो बिल्कुल डेथ, मृत्यु उनके बिल्कुल करीब आ गई है। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, आप अपने आंसर में ही डाल सकते हैं, स्टैंडिंग एट द ब्रिंक ऑफ डेथ। ठीक है, नेक्स्ट, येट शी प्रेज फॉर हर वेलबींग। इनफैक्ट वो फिर भी अपने मदर के वेलबींग के लिए प्रे करती है एंड होप्स टू सी हर अगेन। The mother-daughter bond is strong and points towards how well the mother had brought up her children. मदर डॉटर का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें इसमें दिख रहा है एंड ये भी दिख रहा है कि किस तरह से एक मदर ने अपने बच्चों को पाला पोसा है। ओके, सो कुछ PYQ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं अब। Question 1. Read the following extracts and answer the following questions.
ये हमें एक्सट्रैक्ट रीड करना है एंड देन इन क्वेश्चंस का आंसर करना है. आई सॉ माई डॉटर बिसाइड मी, दोज ओपन माउथ, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the married children spilling out of their homes. So, the phrase ashen like that of a corpse gives the impression that the mother is frustrated, depressed, dead, or weak. She is weak, frustrated नहीं है वो, ठीक है, ना ही डिप्रेस्ड है ना ही डेड है. नेक्स्ट स्टेटमेंट व्हेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और false with reference to the extract. The mother was suffering from some fatal disease. Nahi, she was just aging at, she was just old aged. ठीक है, false, बीमार नहीं थी वो. Which of the following themes is best represented in the given extract? Life is short and one must enjoy it. Aging and mortality. Sleeping and playing, art of parenting. ये जो स्टोरी है, ये जो पोम है, ये हमें एजिंग एंड मॉर्टैलिटी के बारे में, कि कोई भी अमर नहीं है, सभी को एक न एक दिन जाना है, एजिंग एंड मॉर्टैलिटी के बारे में हमें बता रही है ये पोम. ठीक है. नेक्स्ट, pick the option in which the word spilling is used in the same sense as in the extract. तो हमें एक ऑप्शन चूज करना है जिसमें स्पिलिंग का बिल्कुल सेम सेंस बन रहा है जो कि एक्सट्रैक्ट के अंदर हमें दिया हुआ है. राहुल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पिलिंग द बीन्स बाय टेलिंग एवरी वन द सीक्रेट. स्पिलिंग द बीन्स बाय टेलिंग मतलब उन्होंने तो अपने सीक्रेट को स्पिल कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे तो कुछ भी नहीं था. ही ओपन द बैग स्पिलिंग ऑल इट्स कंटेंट्स ऑन द टेबल. अपने बैग को खोल के उन्होंने सारा सामान फैला दिया, ऐसे भी नहीं है. ट्राई टू कीप दैट क्राउड फ्रॉम स्पिलिंग ऑन टू द मेन स्ट्रीट. या दैट वुड बी द करेक्ट, बिकॉज जितने भी बाकी के हमने 3 देखे हैं, डी वाला भी, कैट स्पिल्ड ऑल द मिल्क, सारा मिल्क उसने फैला दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है. ना ही कोई सीक्रेट स्पिल हो रहा है, ना ही कोई भी सामान को फैलाया जा रहा है. ठीक है, यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट, द फ्रेजेज यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग रिप्रेजेंट. यहाँ पर यूथ, ओल्ड एज, डिजीज, ट्रैवल, यहाँ पर यूथ को बताया जा रहा है. Complete the sentence appropriately. She was as old as she looked. वो इतनी बूढ़ी थी जितनी वो दिख रही थी. The repetition of the word as suggests that the poet is emphasizing the reality and the undeniable truth of her mother's aging. पोएट ये एम्फेसाइज कर रही है कि जो रियलिटी एंड जो अनडिनाइबल ट्रूथ है, मतलब उस सच्चाई को ठुकराया नहीं जा सकता है जो उनकी मदर की एजिंग है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम्स में आए थे. ठीक है, PYQs हम कर रहे हैं. नाउ रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the married children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. So select the correct option. The impact of married children on poet's mind caused anxiety, created a sense of longing, या फिर ब्रॉड कंफर्ट, इससे उन्हें कंफर्ट फील हो रहा था. द टोन ऑफ द पोएट एक्सप्रेस्ड इन द अबव लाइन्स इज सैडनेस, हेल्पलेसनेस, या फिर एक्साइटमेंट एंड ईगरनेस. यहाँ उन्हें पोएट को सैडनेस एंड हेल्पलेसनेस दिख रही है कि वो कुछ कर भी नहीं सकती है, बिकॉज एज बढ़ती ही बढ़ती जा रही है एंड वो कुछ नहीं कर सकती है. सैडनेस and helplessness. The word wan pale indicate the mother's. The words wan pale indicate the mother's frail health and aging. बुरी health and aging. Complete the following sentences appropriately. The poet looked at her mother again to capture and remember her frail image,
fearing it might be the last time she sees her. पोएट अपनी मम्मी को दोबारा क्यों देखती है? वो इस वजह से कि वो एक इमेज उनकी कैप्चर कर ले, रिमेंबर कर ले, एंड वो ये भी डरती है कि वो उनका लास्ट टाइम भी हो सकता है कि वो उन्हें देख रही है. Explain one interference that can be drawn from the line felt that old familiar ache. The poet experiences a deep familiar sorrow and fear of losing her mother, a feeling she has had since childhood. Put that thought away. What is the intention of poet that can be inferred from the above line? The poet tries to distract herself from the painful thought of her mother's impending death by focusing on other things. It is said that face is a mirror of one's emotions. Why did the poet smile and smile? She smiled to hide her inner feeling of sadness. She was feeling the pang of separation from her mother, but she hid it behind her fake smile. ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में आए थे 40 to 50 वर्ड्स में लिखने के लिए. Next question, see you soon amma. How are these words contrary to the speaker's emotions? The words see you soon amma are contrary to the speaker's emotions because she is actually filled with fear and sadness about her mother's aging and the responsibility of losing her. जो सी यू सून अम्बा, जो ये अम्मा वर्ड्स हैं, ये एक्चुअली पूरे फियर एंड सैडनेस से भरे हुए हैं about her mother's aging and the possibility of losing her. The cheerful farewell mask her inner turmoil and concern. Okay. Next we have create a comprehensive comparison of the themes present in Aunt Jennifer's Tigers and My Mother at 66. Specifically discuss the different ways each poem addresses the concept of struggle and resilience. अगर आपने अभी 12th की बिल्कुल स्टार्टिंग ही करी है एंड दैट्स योर फर्स्ट पोम एंड आपने अभी तक सारी पोम्स नहीं पढ़ी है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं. इस क्वेश्चन को स्किप कर दो बिकॉज इसके अंदर दूसरी एक पोम का भी है. बट अगर आपने ये वाली पोम पढ़ी हुई है आंट जेनिफर टाइगर वाली, देन इस क्वेश्चन को आप देख लो. द पोम आंट जेनिफर्स टाइगर्स इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ वुमेन्स डिज़ायर ऑफ लिविंग अ फ्री लाइफ. आंट जेनिफर्स टाइगर्स ये एक ऐसी पोम है जो कि बेस्ड है एक वुमेन के सपने पर कि वो एक फ्री लाइफ जी पाए. इट हाईलाइट्स द बाइंडिंग्स ऑफ मैरिड लाइफ एंड फियर ऑफ हर हस्बैंड which will accompany her even after death. ये जो एक मैरिड लाइफ की क्या क्या बंदिशें होती है, क्या क्या बाइंडिंग्स होती है, और उन्हें डर लगा रहता है अपने हस्बैंड से कि वो इवन आफ्टर द डेथ वो अकम्पनी, वो साथ साथ रहेगा. ऐसे कहते हैं ना कि 7 जन्मों का बंधन होता है ये मैरिज. एंड जो दूसरी पोम है माई मदर एट 66 कन्वेज द मैसेज ऑफ फियर एंड सेपरेशन. देखो, एक औरत को तो ये डर है आंट जेनिफर टाइगर्स में, एक वुमेन को ये डर है कि इवन आफ्टर द डेथ वो साथ में ना रहे अपने हस्बैंड से. एंड दूसरा एक तरफ ये हमें रिश्ता दिखाया जा रहा है एक मदर एंड उसके डॉटर का कि वो कभी भी सेपरेट नहीं होना चाहते हैं, कि इवन आफ्टर द डेथ वो हमेशा साथ रहना चाहते हैं, एक मदर एंड डॉटर. वहीं दूसरी साइड में दिखाया जा रहा है कि एक हस्बैंड एंड एक वाइफ, एक जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से दूर रहना चाहती है बिकॉज उसकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा बाइंडिंग्स लगी हुई है. ठीक है. एंड इट शोज अ वुमेन्स हेल्पलेसनेस टूवर्ड्स हर ओल्ड एलिंग मदर when she has to leave her and go. The woman hides her feeling from the mother with a false smile.
इन बोथ द पोम्स वी सी अ मैरिड वुमेन्स स्ट्रगल, दोनों ही पोम में हमें एक मैरिड वुमेन के स्ट्रगल के बारे में पता लग रहा है। जो आंट जेनिफर्स टाइगर है उसके अंदर एक मैरिड वुमेन को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है एक फ्री लाइफ जीने का, एंड दूसरी तरफ एक मैरिड वुमेन को अपनी मदर को छोड़कर अब्रॉड जाना पड़ रहा है। ठीक है। Aunt Jennifer is subjected to agony at the hands of her husband, and the marital obligations pressurize her so much that while doing her favorite hobby, her fingers flutter ड्यू टू हिज फेयर। अगर वो अपनी फेवरेट हॉबी कर रही है अपने हाथों से तो उनके फिंगर्स फ्लटर काँप रही है कि उनके हस्बैंड के डर से। She depicts her inner feeling of fearlessness and boldness through the pattern that she is making. Thus, her desire is not dead, and we see that she is resilient and has the desire to bounce back. The poet Kamla Das in My Mother at 66 is also struggling with the fear of losing her old mother to death. Still, she overcomes the fear and smiles towards the mother. She hopes to see her mother again, and on this positive note she departs. इस पॉजिटिव नोट पर वो चली जाती है। Thus, both the poems show the struggle and also show their inner strength, which supports them in overcoming the sadness and being happy. एक तो देखो ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, ये था 6 मार्क्स का क्वेश्चन। आप ये बिल्कुल भी मत समझो कि पोम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ आपकी 12th क्लास की बुक में 5 पोम्स है, एंड इन 5 पोम में से 2 पोम 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। मतलब 5 पोम्स तैयार करो, ढंग में तैयार कर लो, 5 पोम्स तैयार कर लो बिल्कुल अच्छे से, कि आप एक अच्छा सा 6 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ। ठीक है। 6 मार्क्स का एक तो क्वेश्चन आता है, एंड आई थिंक 4 या 5 मार्क्स का हमारा क्या आता है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो मतलब 10 से 11 मार्क्स आप एक पोम को पढ़ के कर सकते हैं, एंड वहीं आप इतने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं। इससे अच्छा वो भी कंप्लीट करो, बट focus on poems also. Next, write a paragraph focusing on how the poems Keeping Quiet and My Mother at 66 illuminate different facets of human introspection and the significance of quiet reflection in understanding oneself. अगेन मैं यही कहूँगी, अगर आपने ये पोम नहीं पढ़ी हुई है कीपिंग क्वाइट, तो थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट आई वुड से अगर नहीं भी पढ़ी है ना फिर भी तुम देख लो, तुम्हें फिर भी कुछ ना कुछ तो समझ आएगा, क्योंकि बाद का बाद ही रह जाता है कि बाद में ये क्वेश्चंस देख लेंगे, तुम अभी थोड़ा समझ लो। ठीक है। एंड जो ये 6 मार्कर वाले क्वेश्चन होते हैं ये इसी टाइप से आते हैं कि तुम्हें 2 पोम्स को ऐसे उनमें क्या रिलेशन बैठ रहा है, उस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एंड आई होप आपने 10th में भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपने बोर्ड के एग्ज़ाम में दिए होंगे। ठीक है। सो अब करते हैं इसे। या इन द पोम कीपिंग क्वाइट द पोएट मेक्स अ डायरेक्ट रिक्वेस्ट टू द रीडर टू रिमेन क्वाइट। कीपिंग क्वाइट के अंदर जो पोएट है वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट करते हैं रीडर से, कि रीडर कौन है, हम सारे लोग, जो भी वर्ल्ड में जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी इस पोम को पढ़ रहे हैं, कि आप प्लीज़ चुप रहिए, कुछ टाइम के लिए शांत हो जाइए, अपने आप को महसूस करिए कि आपने पीछे क्या क्या छोड़ दिया है आगे भागने के लिए। अब देखो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे जो है वो कुछ बच्चे पढ़ाई के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ अभी क्या दिख रहा है कि बस उन्हें आगे जाना है, लेकिन कुछ टाइम के लिए ठहरो और ये भी तो देखो कि तुम पीछे क्या छोड़ कर जा रहे हो। तुम पीछे अपना घर परिवार एवरीथिंग यू आर लिविंग, यू आर इनफैक्ट यू आर लिविंग योर बर्थ प्लेस। तो वो कह रहे हैं कि तुम रुको एंड प्लीज़ कुछ टाइम के लिए चुप रहो, काम करना बंद करो एंड अपने अंदर झाँको, इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने अंदर अपनी अंतरात्मा में झाँको। He wants them to ponder over the repercussions of their acts so that they can make better decisions for the future. हम सिर्फ आँख बंद करके कुछ भी डिसीजंस लेते रहते हैं,
प्लीज़ अपने डिसीजंस को सोचो कि अगर आपने ये डिसीज़न लिया है देन आगे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है, कि फ्यूचर में आप एक बेटर डिसीज़न ले पाओ। इसलिए कि आपने पास्ट में कोई गलती कर दी है, उससे सीखो और ऐसे प्लानिंग करो कि आपके फ्यूचर में कोई भी गलती ना हो, ठीक है। एंड इन द पोम मदर एट 66 द पोएट सीज हर ओल्ड एंड एजिंग मदर हुज फेस लुक्स लाइक अ कॉर्प्स, however she chooses to keep her pain within and hides it behind a fake smile. She keeps on thinking that her mother needs her and is fearful of losing her forever. However, these thoughts remain inside her. She remains silent and keeps on introspecting about her mother. Finally, she smiles at her and leaves. Again पूरी वही स्टोरी बताई हुई है कि माई मदर एंड 66 में हमने क्या देखा था कि जो हमारी पोएट है वो अपनी मदर को एक बहुत ही ओल्ड एंड एजिंग उनकी मदर है, उनका जिनका फेस एक कॉर्प्स की तरह लग रहा है, एंड वो अपने पेन को ये डिसाइड करती है कि वो अपने पेन को छुपा कर रखेगी अपनी मदर से, उन्हें दिखाएगी नहीं। एंड वो इस पेन को कैसे हाइड करके रखती है, एक फेक स्माइल के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन बोथ द पोम्स वी सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वाइट रिफ्लेक्शन। दोनों ही पोम्स में हमें क्या दिख रहा है, शांत रहने की रिफ्लेक्शन। अब देखो, अगर माई मदर एट 66 की पोएम के अंदर अगर जो पोएट है वो रोने लगती है, अपने अपने दुख को दिखा देती है अपनी मदर को, चुप ना रहती, तो उसकी मदर भी और ज़्यादा दुखी होती। एक तो वो ऑलरेडी इतने दुख में अपने एक एजिंग पीरियड के अंदर वो है, एंड उनकी डॉटर रो रही है, तो वो उन्हें इंटरनली कितना ज़्यादा दुख फील होता, दो सारे ही रोने लगते दोनों ही। तो यहाँ पर एक क्वाइट रिफ्लेक्शन को दिखाया गया है, ठीक है। एंड द एबिलिटी टू डेवलप एन आइडिया विद इन वंस माइंड एंड देन डिसाइडिंग द फ्यूचर एक्शंस लीड्स टू बेटर डिसीजंस फॉर द फ्यूचर। एंड वो ये दिखाती है कि कैसे हमें एक बेटर आइडिया डेवलप करने की एबिलिटी बनानी चाहिए, हमें इमोशनली थोड़ा वो नहीं सोचना चाहिए। अब देखो, वो अब्रॉड में जा रही है, वो अपनी फैमिली, अब आगे अपनी उसकी भी खुद की भी फैमिली है, अब वो सिर्फ इमोशनली रहती नहीं, वो अपनी हमेशा ज़िंदगी भर क्या मम्मी के पास ही रहती, दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। चलो, अगर कोई बच्चा अब्रॉड जा रहा है पढ़ने के लिए, तो अब वो ज़िंदगी भर अपने देश में बैठ कर, चाहे उसके देश में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, चाहे उसे यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन उसे क्या रहना है, इमोशनली अटैच रहना है कि नहीं, वो तो अपने पेरेंट्स के पास ही रहेगा। इट्स अ गुड थिंग इफ़ यू आर लविंग योर पेरेंट्स एंड दैट्स ऑल्सो नेसेसरी टू लव योर पेरेंट्स, बट अपने आप को थोड़ा इमोशनली डिसीजन ना लेकर हमें थोड़ा सा मेंटली भी सोचना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचना चाहिए, इमोशनली एंड प्रैक्टिकली थोड़ा सा बैलेंस आउट करके रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप अब्रॉड जा रहे हो तो ये मत सोचो कि आप पीछे क्या छोड़ कर जा रहे हो, अपने पेरेंट्स को भी याद रखो। ये नहीं कि पूरे घमंड में आ जाओ आप, आपके रिलेटिव्स के कॉल आ रहे हैं तो उसे उठाओ, ऐसे नहीं कि बिल्कुल घमंड में आप लंदन में घूम रहे हो तो आप पूरा एटीट्यूड शो करोगे, ऐसा नहीं। अगर आप चलो अब्रॉड जा रहे हो, फॉरेन में जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, नौकरी करने के लिए जा रहे हो, देन डेली अपने पेरेंट्स को एक कॉल कर दो, लाइक एवरीथिंग वुड बी मैनेज, यू विल बी इमोशनली बैलेंस्ड आउट, यू विल बी मेंटली बैलेंस्ड आउट एंड ऑल्सो फाइनेंशियली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 6 मार्क्स का ही आया था, इन लास्ट ईयर ही आया 2024 में। सो हाउ डज द यूज ऑफ विविड इमेजरी by Edrin Rich in Aunt Jennifer's Tigers and by Kamala Das in My Mother at 66। इनफैक्ट मुझे तो ये लग रहा है, तुमने अगर ये वीडियो देख लेना, तुम्हें तो ये कीपिंग क्वाइट वाली पूरी स्टोरी, पूरी पोम पता लग गई इनका पूरा इंटेंशन क्या है, ये आंट जेनिफर वाली पता लग गई। मतलब 3 पोम्स तुम्हारी इस वीडियो में कंप्लीट हो रही हैं। जस्ट जोकिंग, फिर भी पढ़ लेना। हाउ डज द यूज़ ऑफ विविड इमेजरी बाय एड्रिन रिच, किसने लिखी थी ये, आंट जेनिफर्स टाइगर वाली एड्रिन रिच। एड्रिन रिच ने आपकी क्लास 10th के अंदर एक ट्रीज़ वाली पोम लिखी थी। एंड आपने ये देखा है, एड्रिन रिच हमेशा वुमेन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पोम्स लिखती है, काफ़ी ज़्यादा पोम्स लिखती है। एंड यहाँ पर भी उन्होंने आंट जेनिफर टाइगर्स में भी वुमेन की कंडीशन के बारे में लिखा है, एक मैरिड लाइफ कैसी होती है एक वुमेन की, ठीक है। एंड दूसरी पोम कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है, माई मदर एट 66।
contribute to the overall themes of the respective poems. So answer read करते हैं. Both the poems have visual imagery which contributes to the theme of the poem. In Aunt Jennifer's Tigers, the tigers prays. They do not fear the men. वो men से नहीं डरती है. This shows the aunt's desire of freedom. ये शो कर रही है कि जो आंट है उन्हें एक फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए. The pace in sleek chivalry indicates her desire to live fearlessly. उन्हें ऐसा चाहिए कि वो बिना किसी डर के जिए, लाइफ को इंजॉय करें. Aunt's finger flutter when she pulls the needle knows her fear of the husband who may question her hobby. अगर कोई भी उनकी हॉबी है, वो उनके हाथ कपकपाते हैं अगर वो अपनी हॉबी को फॉलो करती है तो, कि उनका हस्बैंड जो है वो उन्हें डांट ना दे. ठीक है. The wedding ring on her hand sits heavily, which indicates the pressure of marital obligations. Thus, the entire poem involves visual depictions. देखो, जो ये आंट जेनिफर टाइगर्स वाली पोम है, इसके अंदर ये भी एक बताया हुआ था कि उनके हाथ फ्लटर कर रहे होते हैं क्योंकि उनके हाथ में क्या है, उनकी वेडिंग रिंग है. एंड जो वो वेडिंग रिंग, ऑफकोर्स जो वेडिंग रिंग है वो इतनी तो भारी नहीं होगी कि उससे हाथ काँप रहे हैं. हाथ क्यों काँप रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा भारी उन्हें क्यों लग रही है वो वेडिंग रिंग उनके हाथ में, वो इस वजह से क्योंकि उन्हें मैरिटल ऑब्लिगेशंस, जो शादी का एक प्रेशर है, शादी होने के बाद जो एक प्रेशर होता है, उनके हस्बैंड से उन्हें डर है, इस टाइप का वो प्रेशर झेल रही है. तो वेडिंग रिंग का वो उनके हाथ में वो प्रेशर, वो चीज़ उन्हें हैवी लग रही है. ठीक है. अब इस पोम के अंदर ये विजुअल डिपिक्शन करे हुए हैं कि वेडिंग रिंग वो पहन रही है अपने हाथ में, जिसकी वजह से उनके फिंगर्स फ्लटर कर रही है. अगर वो अपनी हॉबी को फॉलो कर रही है, देन उनके फिंगर्स फ्लटर कर रही है. इस टाइप से सारे विजुअल डिपिक्शन से तो हकीकत में थोड़ी ऐसे फ्लटर कर रही होगी, उनकी अंगूठी हाथ में पहन रखी है तो. ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इन माई मदर एट 66 द मदर्स फेस इज एशन like a corpse, which makes the reader visualize a dull, ash-colored face which resembles a dead body. Then the poet sees young trees outside the car which seem to be running, young children running and playing in the garden. These scenes are lively. ये जो scenes है वो बहुत ही lively, energetic है, and she puts them in opposition to the scene inside the car. The corpse-like old mother sitting beside her. Later, the mother's face is dull, like the winter moon, which can again be visualized by the reader. Thus, she has also used visual imagery to show her feelings of fear of losing her mother to death. Okay, so next we have ये आंट जेनिफर्स टाइगर एंड माई मदर एट 66 को कॉन्ट्रास्ट करके बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं. So, how do imagery and symbolism in the poems Aunt Jennifer's Tiger and My Mother at 66 offer insights into relationships? Write a diary entry expressing your thoughts. You may begin this way. I read the two poems today and आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है एंड आज आपने ये दोनों पोम्स पढ़ी है, आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है. देन I read the two poems today and both have used imagery and symbolism express relationships. The poem Aunt Jennifer's Tiger is all about marital relations. The tigers are a symbol of fearlessness and pride which depict the aunt's desire. यहाँ टाइगर का क्यों डिपिक्शन किया गया है, क्यों ऐसे सिंबलाइज किया गया है टाइगर को? टाइगर एक तो निडर होता है, उसके पास फ्रीडम होती है, वो कहीं भी आ जा सकता है, फियरलेसनेस. तो वो ये दिखा रहे हैं जो आंट जेनिफर है वो भी इसी तरह से एक डिज़ायर रखती है कि वो भी फियरलेसनेस एंड प्राइड के साथ घूमे. ठीक है. एंड द टाइगर्स प्रांस अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन एंड डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री creates visual imagery to present aunt's desire of living with freedom and without fear. The uncle's wedding band is a symbol of burning marital obligation. Wedding band का मतलब wedding ring ही है यहाँ पर. ठीक है. Which pressurize the aunt and the world ringed show that she is wearing the wedding ring and also that she is surrounded by the marital obligations unto her death.
टिल डेथ उनके ऊपर ये मैरिटल ऑब्लिगेशंस लगे रहेंगे कि वो एक बंधन में बंधी हुई है, ठीक है, टिल डेथ वो एक ऑब्लिगेशन में रहेगी. Her terrified hands find the ivory needle hard to pull creates a scene where the reader can imagine that the woman is scared of the husband who will perhaps object to her hobby of doing embroidery. अब उनके जो वुमेन के जो आंट जेनिफर है उनके हाथ कपकपाते हैं अगर वो एक निडल भी उठा ले, तो निडल उठाते हुए भी उनके फिंगर्स फ्लटर कर रही होती है. क्यों? उसके वेट की वजह से? ऑफ कोर्स नॉट. इस वजह से कि उनके जो हस्बैंड है वो उनकी हॉबी को फॉलो नहीं करने दे रहे हैं. उनकी हॉबी एम्ब्रॉयडरी हो सकती है, एक निडल से वो एम्ब्रॉयडरी करना चाहती है, बट बिकॉज ऑफ हिज हस्बैंड्स प्रेशर वो अपनी हॉबी को फॉलो नहीं कर पा रही है, वो पैशन फॉलो नहीं कर पा रही है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द पोएट माई मदर एट द पोम माई मदर एट 66 इज अबाउट फिलियल relationship. The mother's face is ashen like a dead body. Then the poet sees young trees outside the car which seems to be running, young children running and playing in the garden. These scenes are lively and energetic and she puts them in the position to the scene inside the car. The corpse like old mother sitting beside her. Later the mother's face is dull like the winter moon which can again be visualized by the reader. Thus she has also viewed visual imagery to show her feelings of fear of losing her mother to death. Both these poems highlight the nuances of the relationships that they talk. ठीक है. So here we did 2024 previous year questions of this poem. अब हम करते हैं 2023 में जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं वो. सो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो. आई सॉ माई ब्रदर बिसाइड मी डोज. अगेन सेम, देखो 2024 में भी यही क्वेश्चन था, मतलब यही एक्सट्रैक्ट आया एंड 2023 में भी यही आ गया. क्वेश्चंस क्या है? आइडेंटिफाई द फ्रेज दैट इंडिकेट यूथफुल एनर्जी. यूथफुल एनर्जी यहाँ क्या दिख रहा है? यंग स्प्रिंटिंग trees, the married children spilling out of their homes. Which thought is the poet trying to put away? Missing the flight, fearing of losing her mother. The poet's mother is described as open mouth. Open mouth क्यों? Because she was dozing. Complete the following analogy. Analogy को हमें complete करना है. चिल्ड्रन स्पेलिंग एक मेटाफर है. पर्सोनिफिकेशन, पूरी पोम में मैंने तुम्हें बताया था पर्सोनिफिकेशन कहाँ है. ट्रीज स्प्रिंटिंग, मानवीकरण अलंकार, किसी भी नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग को जान दे दी है उसके अंदर. ट्रीज स्प्रिंटिंग, हियर वी हैव द पर्सोनिफिकेशन. नाउ the sight of the trees and the children helped the poet. The sight of the trees and the children helped the poet put the thought of her old aging mother away. In the given extract, the phrase realized with pain indicates the poet's anxiety. Anxiety को denote कर रहा है. realized with pain का मतलब anxiety. Okay, so next we have next extract. Driving from the parents home to Cochin last Friday. Just read it. Okay. The poet's mother looks exhausted or healthy. Rejuvenated, pale, relaxed. इसमें से कौन सा appropriate होगा? Exhausted तो नहीं थी, healthy भी नहीं थी. Pale, एक मिनट, पेल तो थी पक्का. फोर्थ तो आना ही आना है. तो फोर्थ किस में लिखा हुआ है? फोर्थ तो सी में लिखा है एंड डी में लिखा है, ए एंड बी में तो नहीं लिखा है. नाउ सेकंड देखते हैं. इसमें फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आया है. सेकंड हेल्दी थी क्या? वो नहीं थी भाई, डी आ जाएगा फिर. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द poet looks out of the car because she wants to put the thought of her old pale mother away. क्योंकि जो उनके दिमाग में thoughts चल रहे थे कि उनकी मदर कितनी ज़्यादा बूढ़ी हो गई है. she is looking like a corpse. So choose the option that displays the some poetic devices as her face ashen like that of corpse. So यहाँ पर हमें इसी तरह से बताना है.
सेम पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ हो रहा है. तो यहाँ लाइक यूज़ हो रहा है. लाइक मीन्स यहाँ पर सिमिले यूज़ हो रहा है. सिमिले के अंदर जब भी हम एज या फिर लाइक पोएटिक डिवाइस यूज़ करते हैं वहाँ पर सिमिले हमारा यूज़ हो रहा होता है. तो यहाँ देखो कहाँ पर एज या फिर लाइक लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है. दैट्स योर आंसर. द फ्रेज शी रियलाइज्ड विद पेन indicates the poet's anxiety of missing the flight, fear of losing her mother, fear of illness, anxiety of taking her mother on the flight. So that is fear of losing her mother. Fear of losing her mother. So fifth we have, on the basis of the extract, study the two statements 1 and 2 given below. The poet was in a hurry to reach the airport. The poet did not want to think about her mother growing old and infirm. Choose the most appropriate option. देखो पोएट बिल्कुल भी कुछ हरी में नहीं था कि उसे एयरपोर्ट पहुंचना है. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड, तो ये तो गलत हो गई एंड ये करेक्ट है. सो सेकंड इज करेक्ट बट फर्स्ट इज इनकरेक्ट. वॉट डज द फ्रेज स्प्रिंटिंग ट्रीज सिंपलाइज? स्प्रिंटिंग ट्रीज का मतलब क्या है? विटिलिटी एंड यूथफुलनेस. So read the following extract and answer the following questions that follow. But after airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt old, familiar, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. Now choose the correct option. In the above extract, the narrator feels fearful. Identify the word in the extract that means colorless. Colorless का मतलब, जो मैं बार बार पेल बोल रही हूँ ना, इस पेल का मतलब कलरलेस ही होता है. ठीक है. नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली. शी सेंग लाइक अ बर्ड. यहाँ लाइक सिमिले आ गया. ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. यहाँ पर ये हमें क्या दिख रहा है? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. एंजॉयमेंट दिख रहा है. ठीक है, एंजॉयमेंट. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. द पोएट हैड गोन थ्रू द सिक्योरिटी चेक. शी डिड नॉट वॉन्ट टू लुक एट हर मदर. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन में बताना है. द पोएट हैड गोन थ्रू द सिक्योरिटी चेक. शी डिड नॉट वॉन्ट टू लुक एट हर मदर. ना 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 ना, सेकंड गलत है क्योंकि उन्होंने अपनी मदर की तरफ तो देखा था. एक मिनट. शी डिड नॉट वॉन्ट टू लुक एट हर मदर. वो अपनी मदर की तरफ इसलिए नहीं देखना चाहती थी क्योंकि फिर उन्हें इंटरनली बहुत ज़्यादा सॉरो फील हो रहा था. So what childhood fear is the poet referring to? The poet Kamala Das in her poem My Mother at 66 is referring to fear of separation from her mother forever, just as a child is always insecure of getting separated from her mother whenever she is not visible or nearby to him or her. Fill in the blank with appropriate words with referring to the extract. Pale as a winter's moon suggests the mother's weakness and withered face. Read the following extract and answer the following question that follow. I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. The poet My Mother at 66 captures the fear and anxiety. C option. Next, identify the phrase from the extract that suggests the following. She was overwhelmed with emotion and could not speak much. But all I said was. यही तो उन्होंने ये इस लाइन से हमें क्या पता लग रहा है? मैं बस क्या कह सकता हूँ? मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि सी यू सून मम्मा. कहना तो वो बहुत कुछ चाहती है बट उन्होंने अपने इमोशंस कंट्रोल करे हुए हैं. The word one in the given context most nearly means. इसका मतलब pale. Complete the following analogy correctly. Do not repeat from the example used. Trees sprinting
का मतलब पर्सोनिफिकेशन, एंड सिमिले, सिमिले हमें बताना है। ओके, सिमिले यहाँ पर लाइक या फिर आज कहीं पर लिखा हुआ होगा, एज ये रहा, एज अ लेट विंटर्स moon, pale as late winter's moon. On the basis of the extract, study the two statements, first and second given below. The poet accepts the reality of her mother's declining health and age. She is nostalgic about her childhood days spent with her mother. Choose the most appropriate option. First is true, but second is false. Both first and second are true. Second is answer. Second is the reason for one. Explain the following statement with the reference. All I did was smile and smile and smile. The poetess hides her anxiety and worries about being separated from her mother beneath her hurt smile. What is the significance of the word but and but? All I said was see you soon अम्मा. 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए हो गए 40 to 50 वर्ड्स में लिखने के लिए. द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड बट इन द लाइन बट ऑल I said was see you mama from the poem by Kamala Das is to contrast the speaker's actual thoughts and emotion with that she said out loud. The word but indicates a contrast and suggests that the speaker's thoughts and feelings were much more complex and emotional than what she said. The use of but suggests that the speaker is holding back her true feelings. बट का यहाँ पर क्या मतलब होता है? दैट द स्पीकर इज होल्डिंग बैक हर ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड दैट देयर इज एन अनस्पोकन टेंशन बिटवीन हर एंड हर मदर. Okay, so what are the feelings of the poet about her aged mother with reference to the poem My Mother at 66? In the poem titled My Mother at 66, the poet Kamala Das conveys a profound sense of love as well as concern for her mother, who is getting older. As her mother sleeps in the car, she is able to watch her mother's weakness and fragility. This causes her to be overtaken with a sense of protectiveness and tenderness towards her mother, which she realizes is a natural response to the inevitable process of aging. Next, 2020 बोर्ड एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं? रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड ब्रीफली आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. अगेन ये रीड कर लो भाई, मुझे तो रट ही गई बस. चलो. Where was the poet driving to? Cochin. Who was sitting beside her? Her mother. What did the poet notice about her mother? Her face looked like. Again, same things are going on. Which thought made the poet feel painful? The thought of losing her mother. Name the figure of speech used in the expression. Again, like आ गया है. Similar. What was the poet's feeling on her way to the airport? The poet felt pain and fear of losing her aging mother to death. Why has the poet mentioned married children spilling out of their homes in the poem? The scene outside the car of married children spilling out of their home was contrast to the scene inside the car. She mentions it to create a juxtaposition between the scenes inside and outside the car. How does the poet describe her mother in the poem My Mother at 66? Her mother is described as ancient and pallid by the poet. The mother looked almost like a corpse as she drifted off alongside daughter, her face colorless and devoid of the passion of life. 2019 के एग्जाम में read the extract again, just read it. Yeah. सो नेम द पोएट. अगेन कमला दास. पोम का नाम ये रहा. चाइल्डहुड फियर क्या था? कि उसकी मदर कभी भी उसे अकेले ना छोड़, मतलब वो अपनी माँ से अलग ना हो जाए. व्हाट इज़ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन लाइन 1 and 2? लाइन 1 and 2 कौन सी थी? ये एज यूज हो गया भाई. क्या आ गया यहाँ? सिमिले.
क्या आ गया? सिमिले. एक्सप्लेन लेट विंटर्स मून. लेट विंटर्स मून appears dull and hazy and it has no brightness. Similarly, poet's mother also looks tired and lifeless. Extract given below and answer the questions that follow. But soon put that thought away and looked out at a young trees sprinting the married children spilling out of their homes. 2019 में आया था ये क्वेश्चन बोर्ड में. Name the poem and the poet again. What thought did the poet put away? The thought of her aging mother. Why are the young trees described as sprinting? When seen from a moving car, the trees by the roadside seem to be sprinting in the opposite direction. How do you know that the joyful scene did not help her dry away that thought from her mind? Again, she mentions that, however, after the security check at the airport, she again linked at her mother, who appeared weak and pale like a winter's moon. What sort of pain does the poet feel in My Mother at 66? She feels a pain of losing her mother and being separated from her forever. In the last line of the poem, My Mother at 66, the word smile is repeated 3 times. What is its significance? The poet repeats the word smile to indicate her false smile, behind which she tries to hide her pain. What is the poet's childhood fear? The poet's childhood fear in the poem this is that of losing her mother's company. Through the poem, the poet has tried to depict how the time is nearing. During this, her fears will turn into reality, and this makes her feel unhappy and worried at the same time. For her mother has already moved into her old age and is nearing her last days. Her childhood fear appears to grip her again when the poet sees the corpse like and pale face of her mother. Her ache or the old familiar pain returns. Perhaps this fear was entertained by her since her childhood. Okay, सो वी हैव एक्चुअली कंप्लीटेड ऑल द स्टफ. इसके अलावा तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. आई गारंटी यू तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. तुमने कैरेक्टर स्केच पढ़ लिया, तुम्हें स्टोरीज पूरी से पूरी समझ आ गई. इनफैक्ट तुम्हें तो ये कीपिंग क्वाइट वाली जो स्टोरी थी एंड जो आंट जेनिफर्स वाली जो पोम थी बहुत ही अच्छे से समझ आ गई. कैरेक्टर स्केच तुमने पढ़ लिया, सब कुछ. सो इट्स मोर देन सफिशियंट. इसके अलावा भाई कुछ मत करना, टाइम वेस्ट करोगे. प्रीवियस ईयर तुमने कर लिए सारे, ठीक है. इस पोम में बस इतना ही तुम्हें पढ़ना है और कुछ भी मत पढ़ना. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है भाई ये पूरी पीपीटी वगैरह बनाने में. सो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड like you can comment also, appreciate me.